Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today social studies यानी सामाजिक अध्ययन से हम लोग अवगत होंगे। ये सभी क्वेश्चन जो होंगे ये प्रीवियस देखिए ये जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है 2019 में ये क्वेश्चन आए हुए हैं CTET में यानी पेपर 2। इसे भी आप गौर करेंगे पेपर 2 में। सो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखकर अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो पहले क्वेश्चन से आप अवगत हो जाए। यहाँ पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज संदर्भ में सही नहीं है। यहाँ आपसे नहीं पूछा जा रहा है, इसे भी आप गौर करेंगे। ठीक है। ए, इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। बी, वे विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश से निर्मित होते हैं। सी, सभी खनिज अधात्विक होते हैं। डी, ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। अब बताएं 31 नंबर का क्या उत्तर होगा। अब इसका उत्तर दें। अब प्रश्नों को पहले पढ़ लें, उसके बाद इसका उत्तर देने की कोशिश करें। ओके, इट्स आंसर इज सी। इसका उत्तर होगा सभी खनिज अधात्विक होते हैं। अब गौर करें, खनिज धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। धात्विक खनिज जैसे सोना, धात्विक खनिज में क्या आता है? सोना। ठीक है। उसके बाद क्या आता है? अधात्विक खनिज में आता है, ये धात्विक हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? धात्विक। और अधात्विक में आता है टाल्क। टाल्क। तो इसका एप्रोप्रिएट उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी नंबर। ओके, कम टू द 32 नंबर क्वेश्चन को अब जाने। निम्नलिखित का मिलान करना है। ए, नर्मदा घाटी। फर्स्ट नंबर में आरंभिक गणतंत्र। बी में वज्जी। सेकंड नंबर में आखेट और संग्रहण। सी में गारो पहाड़ियाँ। थर्ड नंबर 2500 वर्ष पूर्व के शहर। और डी नंबर में गंगा घाटी। फोर्थ नंबर प्रथम नगर। ई में सिंधु और सहायक नदियाँ। और 5 में आरंभिक कृषि। अब इस ऑप्शंस को थोड़ा गौर कर लें। ए में 5, 1, 2, 4, 3 दिया हुआ। बी में 2, 1, 5, 3, 4 है। सी में 5, 4, 3, 2, 1 है। और डी में 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। अब क्वेश्चन को देख लेंगे, उसके बाद मिलान करेंगे, उसके बाद इसका उत्तर देंगे। ओके, इट्स आंसर इज बी। इसका उत्तर बी होगा। तो बी में देखिए 1 का 2 है, यानी नर्मदा घाटी, आखेट और संग्रहण। ठीक है। वज्जी जो है बी में हो जाएगा 1। आरंभिक गणतंत्र, गारो पहाड़ियाँ जो है वो 5 नंबर में हो जाएगा। आरंभिक कृषि, गंगा घाटी जो है वो 3 नंबर में हो जाएगा। 2500 वर्ष पूर्व के शहर। और सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, ई का हो जाएगा 4 नंबर प्रथम नगर। ओके, आपने मिलान कर ली। अब 33 नंबर क्वेश्चन पर आप गौर करें। क्या 33 नंबर? ठीक है। नीचे दिए गए कथन ए और बी भारतीय इतिहास की तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। ए में हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कलाविधि उपयुक्त क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा। बी, लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। ए और बी दोनों सही, किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। बी, ए सही और बी गलत है। सी, ए गलत और बी सही है। डी, ए और बी दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या बी है। अब 33 नंबर, इस तरह के जो कथन है, इस तरह के कथन वाले क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अब जो पैटर्न है सीटेट का चेंज हो चुका है, इसी तरह के कथन वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए और बी दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या भी नहीं है। अब गौर करेंगे, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालाविधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा। लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। इससे उन घटनाओं के पीछे की पृष्ठभूमि का महत्व कम करके आंका जाता है। ओके,
कम टू द 34 नंबर। यहाँ भी कथन है, नीचे दिए गए 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। एक कथन देखिए, कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के लिए शौकों का मजाक तथा औरतों के घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। बी, राष्ट्रवादी विचारों के को अभिव्यक्ति करने और लोगों को ब्रिटिश शासक के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। ए और बी दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। बी, ए सही है किंतु बी गलत है। सी, ए गलत है किंतु बी सही है। डी, ए और बी दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या बी है। अब 34 नंबर का उत्तर दें, इसका क्या सही उत्तर होगा? ओके, इट्स आंसर इज ए और बी दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। इसे आप समझ लें। अंग्रेजी भाषा, देखिए आप गौर करेंगे, अंग्रेजी भाषा लोगों के या ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था, जबकि अंग्रेजी भाषी लोगों को नए शौकों का मजाक तथा औरतों के घर से बाहर ना निकलने जैसा कोई माहौल या संस्कृति थी। तो इसलिए ए की सही व्याख्या भी नहीं है। ओके, कम टू द 35 नंबर। भारत में आरंभिक मानवों पर, यहाँ गौर करें, आप थोड़ा चौड़ा कर लें। भारत में आरंभिक मानवों के समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जाता है? ए, गिरनार का शैल अभिलेख। बी, पदशाहनामा चित्रकला। सी, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। डी, कांगड़ा शैली की चित्रकला। देखिए, अभिलेख पर मैंने वीडियो बनाई है, आप मेरे हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर देखें। और सामाजिक अध्ययन की काफ़ी मैंने वीडियो बाइलिंगुअल बनाई है, इंग्लिश वर्सन हिंदी वर्सन दोनों में, एनसीईआरटी बेस्ड है सभी वीडियो। आप उसे जाकर जरूर देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। 35 नंबर का उत्तर दें। ओके, इसका क्या सही उत्तर होगा? इट्स आंसर इज सी, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। अब यह मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए प्राथमिक स्रोत माना जाता है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक स्थल है। यह आदि मानवों द्वारा बनाए गए शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। कौन है? यहाँ देखें, ऐसे लिखा जाएगा, भीमबेटका। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में, भीमबेटका। ओके, कम टू द 36 नंबर। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। ए, एक निश्चित फीस लेकर। बी, साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वो खेतों में काम करते थे। सी, वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। डी, सरकारी संस्थानों में। अब 36 नंबर का उत्तर दें। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। ओके, इट्स आंसर इज बी, साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वो खेतों में काम करते थे। ओके, कम टू द 37 नंबर। 37 नंबर कथन है, इसे भी आप गौर करेंगे। ओके, नीचे दो कथन ए और बी 18वीं से 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के संदर्भ में है। कथन ए, 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोगों स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। बी, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय का एक अलग राष्ट्र था। ए और बी दोनों सही किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। बी, ए सही है किंतु बी गलत है। सी, ए गलत है किंतु बी सही है। डी, ए और बी दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या बी है। अब बताएं 37 नंबर का उत्तर क्या होगा? इट्स आंसर इज ए और बी दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। अब इसे समझ लें, 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोगों को स्वयं राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। यूरोपीय लोग स्वयं को उच्च कुल अथवा कुलीन मानते थे, इसलिए वे स्वयं की राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी के लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। अब वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अब ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ये हम लोग को प्रोत्साहन देता है अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। ओके, कम टू द 38 नंबर। BCE का तात्पर्य है,
कॉमन क्वेश्चन है। ए बिफोर कॉमन एरा, बी बिफोर सीजर एरा, सी बिफोर कंटेम्प्रेरी एरा, डी बिफोर क्रिश्चियन एरा। 38 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए बिफोर कॉमन एरा। कम टू द 39 नंबर, भी जान लें आप। हम यह आज कैसे जानते कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? ए महाराष्ट्र के पटने पूरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे का अवशेष मिले। बी शुतुरमुर्ग पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित है। सी विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में इनका वर्णन है। डी उन समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। आप 39 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स सॉरी, इसका उत्तर देख लें। इट्स आंसर इज ए महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल पर शुतुरमुर्ग के अंडे का अवशेष मिले। ठीक है, यह प्रमाण मिलता है कि भारत की पूरा पाषाण युग में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। कम टू द 40 नंबर, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? देखिए एनसीईआरटी में ये सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ए ऐसा लगता था कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। बी जंगलों का विनाश हो गया। सी सभ्यता के पूरे क्षेत्र बाढ़ आ गई। डी संभवतः नदियां सूख गई। सही व्याख्या का चयन। ए बी डी, बी ए सी डी, सी बी सी डी, डी ए बी सी। अब 40 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी। डी में क्या है? ए भी है, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। बी में क्या है? जंगलों का विनाश हो गया। और सी में क्या है? सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दया राम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और कब की थी? 1921 में। और यह सभ्यता मानी जाती है 2750 से लेकर 750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, कम टू द 41 नंबर, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत ए बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई। बी बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था। सी मूर्तिकला के केंद्रों के रूप में मथुरा और तक्षशिला का पतन हुआ। डी मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति के सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। अब 41 नंबर का उत्तर दें। 41 नंबर बताया। 41 नंबर में क्या सही उत्तर होगा? ओके, इट्स आंसर इज ए बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत, देखिए महायान बौद्ध धर्म एक प्रमुख शाखा जिसका प्रारंभ पहली शताब्दी के आसपास हो गया था। वैशाली में वह द्वितीय बौद्ध संगति के पूर्व पश्चिम में भी आगे चलकर महायान इसका नाम पड़ा। बुद्ध की पूजा होने लगी उस समय। ओके, कम टू द 42 नंबर, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? ए गंगा के मैदानी इलाकों घने जंगलों वाले क्षेत्र की पहली बार बैठा गया। बी दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। सी अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा नदी के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपने अधिकार लंबे समय तक रख पाए। डी उपमहाद्वीप का बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा। अब 42 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी। इसका उत्तर क्या होगा? बी दिल्ली से बंगाल सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। देखिए खिलजी और तुगलक वंश के समय दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में यह सही कथन है। ओके, कम टू द 43 नंबर, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा। बी जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया। सी जनजातीय समाज
अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर राष्ट्र। डी, समकालीन भारतीय इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी। 43 नंबर का उत्तर दें। इसका सही उत्तर क्या होगा? ओके, इट्स आंसर इज ए, अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा। देखिए, जनजातीय लोगों ने इतिहास से पुनर्निर्माण में यह कथन सही है कि उनके पास दस्तावेज थे। कैसे दस्तावेज थे? लिखित दस्तावेज। कम टू द 44 नंबर। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? ए, अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज्यादा सिपाहियों की भर्ती कर। बी, भूमिहीनों तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियां बनाकर। सी, तुष्टिकरण संपत्ति अधिकार की सुरक्षा करके। डी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। 1857 पर भी मैंने काफी एमसीक्यू क्वेश्चन डाली है। अब 44 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकार सौंप कर भारतीय मामलों ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। तो अब देखेंगे कि लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो है वो क्या हुआ कि उनके समय में जो विद्रोह हुआ, तो विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था? 10 मई को 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो 10 मई को हुआ था। तो विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो मेरठ में हुई थी, ठीक है। विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई थी? मेरठ में। तो यहाँ आप समझेंगे, यहाँ उत्तर ये क्यों होगा, क्योंकि इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर ताकि भारतीय मामलों ज्यादातर बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ओके, कम टू द 45। निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? यानी ये पॉलिटी से क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस से। ए, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण प्रक्रिया, ठीक है। बी, जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। सी, जनता को मतदान का अधिकार। डी, मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव। अब 45 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी। देखिए, इसका उत्तर जो होगा, जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। ये नहीं है, ये क्या है? ये नहीं है। प्रतिनिधि के हाथों में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया सही है। जनता को मतदान का अधिकार, ये भी सही है। मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, ये भी सही है। लेकिन यहाँ नहीं पूछा गया, इसलिए सही उत्तर क्या है? बी है। ओके, कम टू द 46 में। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? ए, अरुणाचल प्रदेश। बी, सिक्किम। सी, हिमाचल प्रदेश। डी, लद्दाख। देखिए, सरफेस लेवल के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपके सरफेस लेवल के भी होंगे। अब 46 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, लद्दाख। लद्दाख जम्मू कश्मीर के उत्तर पश्चिम में चीन सीमा से मिलता है। इसकी राजधानी क्या है? लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह, ठीक है। इसे चंद्रभूमि या छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ बौद्ध धर्म के बहुत बड़ा केंद्र है, ठीक है। कम टू द 47 नंबर। भारत में अपील प्रणाली का पुनः विचार प्रणाली किसे कहते हैं? ए, न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान। बी, राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील अधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान। सी, निचली, यहाँ पर छोटा कर दे रहा हूं मैं ताकि आपको पढ़ने में असुविधा ना हो, निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय के अपील का प्रावधान। और डी, न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान। अब बताएं, भारत अपील प्रणाली का पुनः विचार प्रणाली किसे कहते हैं? ओके, इट्स आंसर इज सी, निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। देखिए, भारत में अपील प्रणाली पुनः विचार प्रणाली के तहत निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालतों में अपील का प्रावधान है, ठीक है। तो
ये कब किया गया था? एक समय क्या हुआ था कि एक जैन धर्म के उपवास द्वारा प्राण त्याग कर संलेखन व्यवस्था का आत्महत्या मानते 2015 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस पर अपना एक निर्णय दिया था। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने बाद में इस आदेश को पलट दिया। ओके, कम टू द 48। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? ए, इसके उत्तर पश्चिम अरावली श्रृंखला स्थित है। बी, यह कोयला और लोहे जैसे खनिजों की प्रचुरता। सी, इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां मौजूद हैं। और डी, यह उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है। आपको प्रायद्वीपीय पठार के लक्षण नहीं बतानी है। अब इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी कृष्णा मौजूद नहीं है। देखिए, यहाँ आपसे नहीं पूछा जा रहा है, तो ये इसके उत्तर पश्चिम अरावली श्रृंखला सही होगा। यहाँ कोयला लोहे जैसे खनिज ये सही होगा। ये उत्तर मैदान के दक्षिण में स्थित ये सही होगा। बट यहाँ नहीं पूछा गया, इसलिए प्रिपेयर्ड उत्तर क्या होगा? सी होगा। ओके, कम टू द 49 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? ए, ये एक ऐसा महाद्वीप जिससे होकर कर्क विषुवत मकर रेखा गुजरती है। बी, गोबी मरुस्थल में इस महाद्वीप में स्थित है। सी, इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है। डी, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। अब 49 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, यह ऐसा महाद्वीप जिससे होकर कर्क विषुवत मकर रेखाएं गुजरती है। इसे आप गौर करेंगे, अफ्रीका को अंध महाद्वीप या भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। यह एशिया के बाद सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप है। ठीक है, यह एक ऐसा महाद्वीप जिससे होकर कर्क विषुवत और मकर रेखाएं गुजरती है। यानी कर्क रेखा भी गुजरती है, विषुवत भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। ओके, कम टू द 50 नंबर। भारत के दक्षिण भागों से विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि ए, पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। बी, पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की ओर बहती है। सी, पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर बहती है। डी, पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। देखिए, अब ये क्लाइमेट से क्वेश्चन पूछा गया है। क्लाइमेट पर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप मेरे ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाकर देखें। अब 50 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, पवन स्थलों भागों से लौटकर क्या है? बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। कम टू द 51 नंबर। निम्नलिखित तो कौन सा ब्रंतोस पर्वत है? देखिए, ये जो सरफेस लेवल के क्वेश्चन है, ए, अल्पेशियन पर्वत। बी, यूराल पर्वत। सी, वास जेस पर्वत। डी, हिमालय पर्वत। अब 51 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, वासजेस पर्वत। देखिए, वासजेस पर्वत है ना, एक ब्रंसोत पर्वत है जो जर्मनी में स्थित है। कम टू द 52 नंबर। फिर कथन है, इसे भी आप गौर करेंगे, प्रश्नों को आप बारीकी से पढ़ें। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। बी, चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर लगभग 27 दिनों पूरा करता है और लगभग इतने समय अपने पक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है ना, आप समझ ले क्वेश्चन। नीचे दिए विकल्पों में सही विकल्प चुनना है। ए और बी दोनों सही है किंतु बी सही व्याख्या नहीं है ए का। बी, ए सही किंतु बी गलत है। सी, ए गलत किंतु बी सही है। डी, ए और बी दोनों सही है, बी सही व्याख्या ए का। अब बताएं, 52 नंबर का आप उत्तर दें। इसका सही उत्तर क्या होगा? ओके, इट्स आंसर इज डी, ए और बी दोनों सही व्याख्या है, बी व्याख्या ए का है। देखिए, चंद्रमा और पृथ्वी एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र, यह सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। यह खुद नहीं चमकता बल्कि सूर्य के प्रकाश से चमकता है। पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिनों पूरा करती है। लगभग इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करती है। ओके, कम टू द 53 नंबर। आप बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन सही और आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर देंगे।
कायांतरित सेलों के बारे में ए और बी सी कथनों पर विचार कीजिए। ए, अग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव से कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। बी, कायांतरित सेल उच्च दाब और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। सी, संगमरमर और कायांतरित सेल हैं। ए बी सही है, ए और बी सही है और सी गलत है। बी, ए बी सी दोनों सही हैं, सॉरी ए बी सी तीनों सही हैं। सी, ए और सी सही है, बी गलत है। डी, ए एवं सी सही है, ए गलत है। अब प्रश्न को समझ लें। 53 नंबर का आप उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी। ए और बी तीनों सही है, ए भी सही है। अग्नेय अवसादी सेलों, ठीक है, परिवर्तित हो जाता है। कायांतित सेल उच्च दाब और दाब पर पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। संगमरमर एक कायांतित सेल का उदाहरण है। ठीक है, आप समझ रहे हैं इन बातों को। संगमरमर क्या है? एक कायांतित सेल का उदाहरण है। कम टू द 54 नंबर। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? ए, बाह्य वायुमंडल, बी, बहिमंडल, सी, संताप मंडल, डी, मध्य मंडल। इसे आप गौर करें। 54 नंबर। ओके, इट्स आंसर इज डी, मध्य मंडल। देखिए, आकाश में कभी कभी एक दूसरे से अत्यंत वेग से क्या होता है, उल्कापिंड आते हैं। उल्का साधारण बोलचाल में टूटते तारे कहते हैं। उल्का को क्या कहते हैं हम लोग? देखिए, यहाँ उल्का पिंड को हम लोग बोलते हैं टूटता तारा। इसे क्या करते हैं? टूटता तारा, या हम इसे लूका कहते हैं। उल्का पिंड को क्या कहते हैं? लूका। उल्का पिंड अंतरिक्ष से मध्य मंडल के वायुमंडल परत में प्रवेश करता है और जल जाता है। ठीक है, कम टू द 55 नंबर। ऋतु प्रवास जुड़ा है। ए, घरों के पास पास बसावट से। बी, एक छोटे घर के पौधे रखने के कृत्रिम अहाता से। सी, ऐसा स्थान जहां बस्तियां विकसित हो जाती हैं। डी, लोगों के आवागमन से। देखिए, ऋतु प्रवास आप पढ़े होंगे एनसीईआरटी की बुक में। आप 55 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, लोगों के आवागमन। देखिए, इसे हम लोग माइग्रेशन कहते हैं। क्या होता है जब ठंड होता है ना, जैसे मान लीजिए कि ठंड हो गया। ठंड कहाँ हो गया? माउंटेन एरिया में। माउंटेन में ठंड हो तो क्या होगा? वह प्रवास करेंगे अपने मवेशियों के साथ। गर्मी जहाँ पर है उस एरिया में वो प्रवास करेंगे। तो लोगों के माइग्रेशन, इसे इंग्लिश में कहते हैं। लोगों के आवागमन से ऋतु प्रवास जुड़ा है। कम टू द 56 नंबर। स्थायी पवनों के संबंध में ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। बी, पश्चिम और पूर्व पवनें इनके उदाहरण हैं। ठीक है, ए गलत है, बी सही है। यहाँ मैं छोटा कर दे रहा हूँ। ए में ए गलत है, बी सही है। बी में ए और बी दोनों सही हैं और सी में ए और बी दोनों गलत हैं। डी में ए सही है, बी गलत है। आप 56 नंबर का उत्तर दें। स्थायी पवनों से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, इट्स आंसर इज बी, ए और बी दोनों सही है। स्थायी पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में बहती हैं। व्यापारिक पवनें पश्चिम और पूरब पवनें इसके उदाहरण हैं। कम टू द 57 नंबर। ब्राजील के कंपोज और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण है। ये टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के। ये क्वेश्चन मैंने आज शॉर्ट्स में डाली है, अब उसे जरूर जाकर देखेंगे। ब्राजील के कंपोज और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण है। ये टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के। बी, उष्णकटिबंधीय घास स्थल के। सी, भूमध्य सागरीय वनस्पति के। डी, शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल के। अब 57 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, उष्णकटिबंधीय घास स्थल के। कम टू द 58 नंबर। 58 नंबर क्या कह रहा है? ये भी कथन है। जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, जलवायु वायुमंडल के दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। बी, किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसके ऊंचाई और उच्चावच पर निर्भर करती है। ए गलत है, बी सही है। बी, ए और बी दोनों सही है। सी, ए और बी दोनों गलत है। डी, ए सही और बी गलत है। जलवायु के संदर्भ में आपको बतानी है। आप 58 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स
आंसर इज सी, ए और बी दोनों गलत। देखिए, मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, ठीक है, जबकि जलवायु किसी बड़े क्षेत्र का औसत मौसम है जो कि एक लंबी अवधि तक बना है। अक्षांश, उच्चावच, समुद्र की ऊंचाई, मेघा मेघाच्छादन, समुद्री धाराएं, मिट्टी की प्रकृति, वनस्पति आवरण आदि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। इसलिए ये भी गलत है और ये भी गलत। 58 नंबर में सी होगा इसका उत्तर। ओके, कम टू द 59 नंबर। दिए गए लक्षणों में ए और बी के आधार पर ऊर्जा के स्रोत पहचानिए। ए, यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। बी, यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होता है जब अपरिष्कृत तेल के धरातल पर लाया जाता है। ए, प्राकृतिक गैस। बी, भूतापीय गैस। डी, बायोगैस। ओके, यहाँ ए और बी लक्षण आपको बजाना है ऊर्जा के स्रोत में। 59 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, यह परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। कम टू द 60 नंबर और अंतिम क्वेश्चन। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? देखिए, सरफेस लेवल के क्वेश्चन है। ए, अंटार्कटिका। बी, यूरोप। सी, एशिया। डी, ऑस्ट्रेलिया। अब 60 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, मैत्री अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है और इसका स्थापना जो है 1989 में किया गया था। ओके ओके, आपने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।